जी कासिम जनाब कासिम याकूब साहब, मैं मुझसे पूछूं? सर मैं यही सवाल करना चाह रहा था कि आपको ये सवाल करना चाहिए कि आप बताएं कि आप नकादों को पढ़ते हैं कि नहीं। असल में ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल में मेरे दोस्तों ने भी मेरी किताब नहीं पढ़ी होगी कोई। एक ये बड़ा मसला है, या शायद उन्होंने खोल के भी नहीं देखी होगी कि किताब के इसमें क्या लिखा है, इसने क्या गलत लिखा है, सही लिखा है। आपकी जो सारी गुफ्तगू है मेरे ख्याल में वो आपके अपने रेफरेंस में है कि आपको नहीं पढ़ा जाता, और आप चूँकि रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तनकीद की, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि असद मोहम्मद ख़ान पे कितना लिखा गया है, क्या किसी ने पढ़ा है उसको? नहीर मसूद पे बहुत लिखा गया है, बहुत पाए का लिखा गया है। इंतज़ार साहब पे बहुत लिखा गया है, बड़े पाए का लिखा है। ज़फ़र इकबाल पे बहुत शानदार लिखा गया। आज की गज़ल पे बहुत शानदार आर्टिकल्स लिखे गए। मसला वही है कि क्या हमारा जो है कारी क्या क्रिटिसिज्म पढ़ रहा है। मसला ये नहीं है कि नकाद लिख नहीं रहा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कारी जो है नकाद का वो गायब हो गया, जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम आ रहा है। खैर ये तो आप पर इस हवाले से काफ़ी, इस कारी में तो तख्लीकार भी शामिल हैं। तख्लीकारी? हाँ, मतलब सिर्फ अदब पढ़ने वाला नहीं, जो अदब लिखने वाले हैं तख्लीकार तो डिस्करेक्ट हुआ ही हुआ है ना। आम लोग भी जो तनकीद पढ़ते थे उससे सीखते थे। और मतलब ये हमारे यहाँ दो नावलिस्ट बैठे हैं, भट्ट साहब बैठे हैं, आसिम भट्ट साहब और सलीमी साहब, इन पे बहुत लिखा गया है और बड़ा मयारी लिखा गया है। तो मेरे ख्याल में यहाँ हाल में शायद किसी ने भी ना पढ़ा हो सलीमी पे जो लिखा गया है या आसिम भट्ट पे जो इतना मयारी आर्टिकल, पूरी किताब छप चुकी है। ये मसला तो मेरे ख्याल में अगला सवाल आपका ये होना चाहिए कि न तनकीद पढ़ता कौन है, ठीक है, ताकि फैसला तो हो ना, पता तो चले कि आप जो कहते हैं कि जी तनकीद जो है नकाद नहीं है, नकाद गायब हो गया है, क्या कारी तनकीद का कारी गायब हुआ है? मसला ये है। तो मैं तो उसका गवाह हूँ ना जी, मैंने तो खुद देखा है। नासिर साहब की यहाँ किताबें जो हैं मेरे ख्याल में शायद ही चंद लोगों ने पढ़ी हों, शायद किसी के पास चंद किताबें हों, एक परसेप्शन है वो उसके हिसाब से चलते हैं। अच्छा, मेरा थोड़ा सा मैं चेंज करना चाह रहा था मौजू आपके हवाले से, चूँकि आप इस तफसारिया में आप चूँकि मौजूद हैं। आपने इंग्लिश में भी लिखा, और पहला तो सवाल ये है कि आपने इंग्लिश में क्यों लिखा, क्या ज़रूरत पेश आई जब आपको उर्दू आती थी? और दूसरा सवाल ये इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि फिर अखबार के लिए लिखा आपने, कोई थारो किताब नहीं लिखी, और आपने एक अखबार के लिए लिखा, डॉन के लिए या न्यूज़ के लिए, और गो के मौज़ूआत उसके बड़े संजीदा थे, और उसी स्टाइल को आपने रखा जो आपकी क्रिटिसिज्म का स्टाइल है, जो सवाल आप उठाते हैं। पढ़ने वाले भी उर्दू, जहाँ वो छपता है छापने वाले भी उर्दू बोलने वाले, और लिखने वाला भी उर्दू नकाद। तो ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने उसको जो है अंग्रेज़ी में लिखा? ये पर्सनल आपसे सवाल, मेरे ख्याल पर्सनल ज़्यादा किए जाने चाहिए सवाल आपसे, कि आप आज बैठे हैं तो इसलिए मैं जी। एक वजह तो उसकी डॉन को पढ़ने वाली क्लास को करना है, वो तवज्जो करना नहीं, वो नहीं, इंतज़ार हुसैन को पढ़ रहा है, नहीं वो क्लास उर्दू से ताल्लुक़ रखता है, क्लास एलीट है ना, डॉन को पढ़ने वाला ये उनसे पूछ लेते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। बहरहाल देखिए, ऑब्वियस जनाब, देखो मैं इस बात का कायल हूँ कि उर्दू अदब की रिवायत हमेशा बाइलिंगुअल रही है। क्लासिकी याद में कोई शायर अदीब ऐसा नहीं था जो उर्दू के अलावा एक ज़ुबान कम अज़ कम ना जानता हो। फारसी में जदीद अहद वो फारसी होती थी। जदीद अहद में कोई ऐसा काबिल ज़िक्र अदीब नहीं है जो दो ज़ुबानें ना जानता हो। आप मीरा जी ले लें, कलीमुद्दीन अहमद ले लें, आप हसन अस्करी साहब ले लें, वारिस अलवी ले लें, ये जिलानी का, ये सारे अंग्रेज़ी के लोग थे। फिराक गोरखपुरी अंग्रेज़ी के आदमी थे ऐसे, और वो सब मतलब उर्दू में भी लिखते थे, अंग्रेज़ी में, वज़ीर आग़ा साहब भी अंग्रेज़ी में लिखते थे। तो एक तो ये वजह थी कि अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो आपको एक अपनी ज़ुबान के अलावा कम से कम एक ज़ुबान ज़रूर आनी चाहिए। और अंग्रेज़ी इसलिए आनी चाहिए कि अंग्रेज़ी में दुनिया के सारे उलूम मुंतकिल हो चुके हैं।
कोई ऐसी ज़ुबान अब तक नहीं है पूरे आलम में जिसमें दुनिया के तमाम उलूम मुंतकिल हुए हों। तो इसलिए और कोई अदीब बग़ैर मुताले के अदीब नहीं बन सकता। वो आप जो इंस्पिरेशन पे आप रहेंगे तो एक आध चीज़ लिख सकेंगे ना, बाकी तो आप मुताला बहुत बुनियादी चीज़ है। तो मुताला आपका जितना ज़्यादा वसी होगा उतना। एक तो ये था कि अंग्रेज़ी मुझे पहले से आती थी, पहले दिन से मैंने ये तय किया हुआ था कि मुझे एक ज़ुबान ज़रूर आनी चाहिए, और वो मैंने ये मुंतखब की। और उसमें आगा साहब का भी किरदार था जिन्होंने मुझे कहा था कि आपने अंग्रेज़ी, अगर आप अदब में आना है तो अंग्रेज़ी पे आपको दस्तरस होनी चाहिए। बाकी लिखने का आगाज़ मैंने इत्तेफाकन किया। मुझे न्यूज़ वालों ने कहा जी हमें एक सिबत हसन पे फ़ौरन एक आर्टिकल चाहिए। मैंने अंग्रेज़ी नहीं लिखी थी, मैं मतलब कभी यानी पढ़ता था लेकिन लिखने का कभी नहीं तजर्बा किया। तो वो मैंने बैठ के लिखा तो वो लिखी गई। तो उसके बाद मैंने फिर इंटेंशनली लिखा, पहला इत्तेफाकन लिखा। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है, वो जो बहुत छोटा एक तबका है, जो उर्दू अदब को भी अंग्रेज़ी के ज़रिए पढ़ता है। इसलिए भी मैंने तय किया कि मैं अंग्रेज़ी में लिखूँगा, लेकिन लिखूँगा उर्दू अदब के बारे में। तो मेरा तमाम जितनी मैंने तहरीरें लिखी हैं वो हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन उनका मौजू उर्दू अदब है। मसाइल पे ज़्यादा लिखा, किताबों पे कम लिखा। तो वो इसलिए लिखा। और वो उनको बट वो पढ़ने वाले पे एक तबका पूरा मौजूद है जो उर्दू अदब के बारे में अंग्रेज़ी में लिखता है, और वो इन्फ्लुएंशियल भी है। बाकी मैंने अंग्रेज़ी में लंबे आर्टिकल भी लिखे हैं, मसलन सुरेंद्र प्रकाश पे बहुत एक तफसीली आर्टिकल, जो एक ब्रिल का सबसे बड़ा, दुनिया के सबसे बड़े जो एक रिसाले हैं जो उनमें शाया हुआ था। तो उसमें मसलन मैंने, हमारे यहाँ ये तो देखा गया है कि इंतज़ार हुसैन पे हिजरत का क्या असर हुआ, लेकिन जो यहाँ से वहाँ लोग गए जो उर्दू राइटर बने उन पे हिजरत का असर क्या हुआ। तो मैंने सुरेंद्र प्रकाश का मुताला इस सावी से किया था कि वो फैसलाबाद छोड़कर वहाँ गए थे दिल्ली और फिर बम्बई में, तो उन पे इसका असर क्या हुआ इस हिजरत का, कि और इंतज़ार हुसैन वो कितना मुख्तलिफ था। तो वो मैंने सारा अंग्रेज़ी में, बड़ा लंबा आर्टिकल है वो। तो किताब भी इंशाल्लाह कभी लिखूँगा।